ओके सो आज का लेक्चर कुछ इंटरेस्टिंग होगा। हमने लास्ट टाइम स्टेटिस्टिक्स की बस एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन की थी। आज भी वो इंट्रोडक्शन ही कंटिन्यू करेंगे, बट होपफुली टुडेज लेक्चर विल बी अ लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। हमने देखा था कि कुछ चीज़ों का आंसर आप नहीं निकाल सकते जब तक आप डेटा कलेक्ट नहीं कर लेते। मसलन पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है, पाकिस्तान में कितने फीसद लोग एक ख़ास व्यू रखते हैं, और जब भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे कि डेटा कैसे कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, क्यों कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, पैसे किसने दिए थे, किन लोगों से कलेक्ट किया। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस को अब काफ़ी अच्छी तरह समझा जा चुका है, दुनिया ने समझ लिया है कि डेटा को किस तरह से कलेक्ट करना चाहिए। तो एक पूरी फील्ड बन गई है, और उस फील्ड की ख़ास टर्मिनोलॉजी होती है। और हमने लास्ट टाइम टर्मिनोलॉजी देखी थी, इन्यूमरेट करना, गिनने को कहते हैं इन्यूमरेट करना, या सारे जो भी पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनको एक एक करके लिख देना, इसको कहते हैं इन्यूमरेशन। फिर हमने ये भी देखा कि स्टैटिस्टिक्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को देखा जाता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है या नहीं होता, और कोविड की वैक्सीन आई है तो वो प्रिवेंट कर रही है या नहीं कर रही है एक्चुअली। ये सब चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको स्टैट्स को ही देखना पड़ता है, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। टर्मिनोलॉजी हमने कुछ देखी थी, पॉपुलेशन, इट्स द होल सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनकी बात हो रही है, जिनको आपने गिनना है या इन्यूमरेट करना है, पूरी पॉपुलेशन। एन वैल्यू उस पॉपुलेशन का साइज क्या है, सैंपल उसका एक सबसेट होगा पॉपुलेशन का। सेंसस होता है इन्यूमरेशन ऑफ द होल पॉपुलेशन, सर्वे होता है इन्यूमरेशन ऑफ अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, यानी किसी सैंपल। और अगर आपने सैंपल से कोई चीज अखज की है या कोई नंबर निकाला है तो उसे कहते हैं स्टेटिस्टिक। लेकिन अगर पूरी पॉपुलेशन के बारे में वो नंबर निकालना हो तो उसे कहते हैं पैरामीटर। अक्सर आपको पैरामीटर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन के बारे में चीजें कहना कई दफा इम्पॉसिबल होता है। मसलन हमने जब कहा कि किसी दरिया में मछलियां, पूरी पॉपुलेशन तो नहीं आप गिन सकते, लेकिन आप उसमें से एक छोटा सा सैंपल निकाल सकते हैं, उस सैंपल के बारे में कोई बातें कह सकते हैं, वहां से कोई स्टेटिस्टिक एस्टिमेट कर सकते हैं, और वो पैरामीटर की अप्रोक्सीमेशन होगी। ओके, हमने कैप्चर रीकैप्चर मेथड देखा था एक, कि कई दफा ऐसी पॉपुलेशंस जिनका पूरा नंबर आप नहीं निकाल सकते इन्यूमरेट करके, तो आप ये कैप्चर रीकैप्चर मेथड यूज करते हैं कि आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि वो पूरा नंबर, वो पूरी पॉपुलेशन की एन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह की ट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने एंड किया था सैम्पलिंग पे, कि ठीक है आपने डेटा कलेक्ट करना है, पर पूरी पॉपुलेशन को आप एक्सेस नहीं कर सकते, या अगर पूरी पॉपुलेशन को आप एक्सेस करेंगे तो वो बहुत ही महंगा काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तो आप क्या करते हैं, आप पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ले लेते हैं, और ये पॉपुलेशन में से सैंपल चूज करने के जो तरीके होते हैं इन्हें कहते हैं सैंपलिंग। अब फिर से सवाल उठता है कि आप किन को चूज कर रहे हैं। तो अगर आपके लोगों को चूज करने के तरीके में बायस हो सकता है, उस केस में आपका सैंपल बायस्ड होगा, और उस केस में आपके जो भी स्टेटिस्टिक निकालने होंगे, जो भी नतीजे आप इन्फर करेंगे, अखज़ करेंगे, वो बायस्ड होंगे। और जो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो एक अनबायस्ड सैंपल इकट्ठा किया जाए। अगर फॉर एग्जांपल सिलेक्शन बायस भी होता है, कि जिस तरह से आप लोगों को चूज कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, या ऑब्जेक्ट्स को चूज कर रहे हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसमें से पॉपुलेशन के सर्टेन सेगमेंट्स वो कभी चूज ही नहीं होंगे।
मसलन आपने सिगरेट्स के बारे में, स्मोकिंग और कैंसर के बारे में कोई स्टडी है और आपने लोगों को चूज करना है, तो आप सारे जो है ना 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं सिर्फ उनको चूज कर लेते हैं। अब 10 साल से कम उम्र के बच्चों में हार्डली आपको 1 या 2 मिल जाएंगे जो स्मोक करते होंगे आपके सैंपल में से। तो जो बड़े लोग हैं वो तो आपकी उसमें आई नहीं, तो ये सिलेक्शन का बायस था आपके सैंपल में कि उनके पास कोई चांस ही नहीं था सिलेक्ट होने का, क्योंकि आपका क्राइटेरिया ये था कि मैंने 10 साल से कम वालों को करना है, ठीक है। या आप कहते हैं मैंने 50 साल से ऊपर वालों को करना है, तो तब भी as long as you must be aware of the bias, yeah, you must be aware of the bias of any sample. Okay, फिर एक और जो एक तरीका था सैम्पलिंग करने का वो था कन्वीनियंट सैम्पलिंग। कन्वीनियंट सैम्पलिंग सिर्फ ये था कि जो भी इजीली एक्सेसिबल है, मतलब आप दुकान के बाहर खड़े हो गए या आप किसी भी जगह पे खड़े हो गए जहां लोग गुजर रहे हैं और जो लोग वहां से गुजर रहे हैं उनसे आप सवाल जवाब करी जा रहे हैं या उन लोगों को गिनी जा रहे हैं या उन लोगों के बारे में कोई चीज़ नोट करी जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी एक बायस होगा और बायस इसमें इस तरह का होता है कि आप सिर्फ उन लोगों को देख रहे हैं जो घर से निकले थे और उनमें से भी वो लोग हैं जो उस खास दुकान के पास से गुजरते हैं। इसका मतलब है कि आपने फिर से पॉपुलेशन के ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नहीं एक्सेस किया जो फॉर एग्जांपल घर से नहीं निकलते, जो उस किस्म की दुकानों के पास नहीं जाते, तो आपके सैंपल में एक बायस आ जाएगा। पर कभी कभी कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज द ओनली चॉइस यू हैव, क्योंकि किसी भी और तरह से सैंपल करना इतना महंगा या इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा कि कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज द बेस्ट चॉइस यू हैव। बट यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि इस तरह की सैम्पलिंग में बायस होगा, ठीक है। ओके, ओके, सो ये हमने कर दिया था। आज हम सैम्पलिंग को ही थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं और इसके बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों पे आएंगे। सैम्पलिंग के मेथड्स में सैम्पलिंग के चंद मेथड्स हम देखेंगे जस्ट टू गेट अ फील ऑफ दिस एरिया। सैम्पलिंग मेथड्स में एक तो हमने देख लिया कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एक और मेथड है, उसे कहते हैं कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग में आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार मुझे अपनी पॉपुलेशन, लेट्स से हमारी पॉपुलेशन, लोगों की पॉपुलेशन की बात हो रही है अगर, तो आप कहते हैं यार मुझे इस तरह से आप देख लेते हैं, आप कहते हैं मेरी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें से इतने लोग वाइट हैं और इतने लोग ब्लैक हैं, लेट्स से। और आप ये भी देख लेते हैं कि मेरी पॉपुलेशन में इतनी औरतें हैं और इतने मर्द हैं। और आप ये भी देख लेते हैं कि मेरी पॉपुलेशन में इतने डॉक्टर्स हैं, इतने इंजीनियर्स हैं
आई डोंट नो इतने बिजनेसमैन हैं और इतने एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। ओके और बाय द वे आपकी पॉपुलेशन में और भी डिविजन हो सकती होंगी, वाइट ब्लैक हो गया, मैन वुमेन हो गया, प्रोफेशन से चूज कर लिया, और भी होते होंगे तरीके पॉपुलेशन को देखने के। लेकिन ये पॉपुलेशन की बात हो रही है। अब आप कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं? कोटा सैम्पलिंग में आप कहते हैं कि यार आई हैव टू मेक श्योर कि मैंने एक सैंपल लेना है, ये मेरी अगर पूरी पॉपुलेशन है, मैंने इसमें से एक सैंपल उठाना है कोई छोटा, लेकिन मेरे सैंपल में अगर वाइट्स और ब्लैक्स की रेशो, सो लेट्स से वाइट्स ये बनते हैं 20, लेट्स कॉल दिस 22%, 22% वाइट लोग हैं और 78% ब्लैक लोग हैं। ठीक है, आप कहते हैं मैंने जो सैंपल उठाना है ना, यू हैव टू इंश्योर कि आपके सैंपल में भी 22% वाइट्स हों और 78% ब्लैक्स हों। सैंपल छोटा होगा लेकिन ये रेशो ये रहनी चाहिए। सिमिलरली वुमेन अगर 48% हैं और मर्द 52% हैं, तो आप इधर भी यही कहेंगे कि मेरे सैंपल में जो रिप्रेजेंटेशन है वो 52% मेन हों और 48% वुमेन हों, एंड सो ऑन। ठीक है, कि बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर, एग्रीकल्चरिस्ट, इनकी भी जो पॉपुलेशन में परसेंटेज है मेरे सैंपल में भी वैसी हो। यानी आपने कोटा सेट कर दिया कि मैंने जो सैंपल बनाना है, मेरे सैंपल में 22% का कोटा वाइट लोगों के लिए मुख्तसर, 78% ब्लैक्स का कोटा है मेरे पास कि इतने तो आएंगे ही आएंगे। फिर इस हिसाब से भी देखेंगे 48% वुमेन होनी चाहिए, 52% मैन होनी चाहिए, एंड सो ऑन। इसे कहते हैं कोटा सैंपलिंग। इससे होगा क्या? इससे आप ये इंश्योर करते हैं कि आपका जो सैंपल है that sample is representative of the population. अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखता सैंपल को, पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखता, तो इसमें डर ये है कि अगर मैं किसी पॉलिसी पे सवाल करना चाह रहा हूं और मैं सारे सवाल इंजीनियर से पूछ लिए, यानी मैंने डॉक्टर से पूछा ही नहीं, बिजनेसमैन से पूछा ही नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट से पूछा ही नहीं, इंजीनियर से पूछ लिए सारे सवाल, तो ये बायस हो गया। आपका जो सैंपल था, आपको जो जवाब मिले वो आपकी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव लोगों से नहीं मिले, सिर्फ इंजीनियर्स से मिल गए। ठीक है, या अगर बिजनेसमैन कम थे, डॉक्टर्स कम थे, एग्रीकल्चरिस्ट कम थे, तो तब भी आपका एक सैंपल बायस था। तो इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया। डोंट यू एग्री कि कोटा सैम्पलिंग शुड बी द वे टू सैंपल? क्या कहते हैं आप लोग? एनीवन? सर उसी सूरत में गुड हो सकता है कि अगर हमें टोटल पॉपुलेशन की पहले रेशियो पता हो। लेट्स से पता है, अगर पता है तो क्या तब ये ठीक तरीका नहीं? फिर ठीक तरीका है सर। लेकिन इसकी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं सर, मगर इसमें भी तो प्रॉब्लम है ना कि जिसकी हमने रेशियो ज्यादा सेलेक्ट की तो वो उसकी तरफ बायस नहीं हो जाएगा? आपकी पॉपुलेशन ही उस तरफ बायस्ड है, तो फिर इससे इशू नहीं है? नहीं, इससे इशू इसलिए नहीं है कि आप पॉपुलेशन का व्यू जानना चाह रहे हैं ना। जिस तरह डेमोक्रेसी है, अगर मेजॉरिटी वोट करती है एक खास बंदे को तो वो इलेक्ट हो जाता है, बिकॉज दैट्स व्हाट द पीपल वांटेड।
ये तो अलहदा सवाल है कि वो बंदा ठीक था, वो काबिल था, वो चोर था, वो नहीं था, अच्छा जो व्हाटएवर, कम से कम वो रिप्रेजेंटेटिव था सोसाइटी का, जो लोग ज्यादा चाहते थे वही आया। ठीक है, हम सैंपल को भी ऐसे ही चाहते हैं कि वो कम से कम रिप्रेजेंटेटिव हो लोगों का। ठीक है, तो जिसको आप प्रॉब्लम कह रही, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ रिप्रेजेंटेटिव तो है ना लोगों का। प्रॉब्लम इसकी ये पार्ट है कि देखिए सोसाइटी को तो आप कई तरीकों से डिवाइड कर सकते थे, कलर की बेस पे, जेंडर की बेस पे, प्रोफेशन की बेस पे। लेट्स से हमने ये 3 चूज कर लिए थे, भाई सोसाइटी की तो पता नहीं कितनी और डिविजन हो सकती थी, उन बेसिस पे तो आपने नहीं किया। सो सवाल है वेयर टू एंड, ये जो डिवीजन है सोसाइटी की, वेयर टू स्टॉप, ये प्रॉब्लम है एक। ये भी तो आर्बिट्ररी लगता है ना कि इस तरह से इन डिविजन्स को मैंने सोसाइटी की देखना है और अपने सैंपल में इनकी परसेंटेजेस का ख्याल करना है, बाकी जो डिवीजन सोसाइटी की आपने नहीं देखी उनका ख्याल क्यों नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अब डिवीजन करी जाते हैं ना, ये डिवीजन्स कभी एंड नहीं होनी, डिवीजन्स करते हैं। अच्छा ये भी देखें कि लाहौर की बात कर लेते हैं, अच्छा लाहौर में डिफेंस में कितने लोग रहते हैं, अच्छा इधर और इचरे वाले लोग और फलां जगह वाले लोग और फलां जगह वाले लोग, अच्छा फाइन ठीक है। अच्छा उनके अंदर भी डिवीजन कर लेते हैं फिर कि उनके अंदर भी जात पे आ जाते हैं, अच्छा पठान, अच्छा शेख, अच्छा अराई, अच्छा इट्स नेवर एंडिंग, इट्स नेवर एंडिंग। तो अगर लेट्स से आपने जात वाली डिवीजन से पहले स्टॉप कर दिया था, मुमकिन है जात वाली डिवीजन में जाके भी अगर देखते आप सैंपल को तो नई इंसाइट मिल जानी थी आपको, लेकिन आपने तो वो नहीं चूज किया। ठीक है, तो इट्स ए नेवर एंडिंग थिंग कि किस तरह से डिवाइड करना है आपको, ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। कोई सवाल? लेकिन सर आपने तो कहा था हम अपनी मर्जी से डाटा एंटर कर सकते हैं। कर सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको? मैं अपनी मर्जी से आपके डेटा के कलेक्शन के मेथड को एनालाइज कर सकता हूं कि आपने जिस तरह से डेटा कलेक्ट किया है उसमें कोई बायस है। ओके। और फॉर एग्जांपल बायस ये होगा कि आपने मेरी जात तो देखी ही नहीं सैंपल चूज करते हुए। अब कोई कहेगा कि यार इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, कोई और कहेगा नहीं ये तो बड़ा जरूरी था। इनफैक्ट हमारी ओपिनियन शुड नॉट मैटर, डेटा में अगर कोई इंसाइट्स नजर आने लग गई हैं तो फिर ये इंपॉर्टेंट था कि जात की बेस पे पूछा जाता। अच्छा जात के अंदर भी फिर और डिविजन आ जानी है, यानी इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। ओके, तो जो अगले मेथड पे चलते हैं। जो अगला मेथड है दैट इज द मोस्ट यूज्ड मेथड, इसे कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। क्या लगता है आपको रैंडम सैम्पलिंग क्या होगी? आप ही कर दें रैंडम सैम्पलिंग। मेरे पास पॉपुलेशन में एन जो है ना, पॉपुलेशन का साइज वो है आई डोंट नो 1000, ये ले बताएं रैंडम सैम्पलिंग कैसे करेंगे? क्विकली, आपने प्रोबेबिलिटी का पूरा कोर्स पढ़ लिया अब तो। सर इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने इनमें से एक उठा लिए देखे बगैर। कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी वाली कोई बात बताएं मुझे। सैंपल साइज बता देता हूं। सैंपल साइज जो है, अच्छा ये टर्मिनोलॉजी भी नोट कर ले, हम पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन कह देते हैं, सैंपल का साइज स्मॉल एन कह देते हैं। ये है
एक्सक्यूज मी, ये 50 है। कैसे चूज करेंगे 50 लोग? ब्लाइंडली सर। ब्लाइंडली कैसे? आपने 100 लोगों को किसी डब्बे में डाला हुआ है, 1000 लोगों को किसी डब्बे में, पहले सारे लोगों को उठा के किसी डब्बे में बंद कर देंगे, फिर आंखों में पट्टी बांधेंगे, हाथ डालेंगे डब्बे में, बंदे उठाएंगे फिजिकली। बताइए। एनीवन? आप लोग बहुत आज नॉन इंटरैक्टिव हैं। एनीवन? हाउ विल यू चूज पीपल? आप बॉक्स ही बनाएंगे, डब्बा कह लें, कुछ भी, उसके अंदर पर्चियां डाल दें 1 से लेके कहां तक, कैपिटल N 1000 तक, जितनी भी पर्चियां, और रैंडमली बस ये शफल्ड होंगी, और इन पर्चियों में से 50 पर्चियां रैंडमली उठा लें। ठीक है, ये करेंगे। और फिर वो जो पर्चियां आई हैं, हर बंदे के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नंबर होगा, उन 50 बंदों से जाके आप बात कर लें, वो आपका सैंपल हो गया। ठीक है, दैट्स रैंडम सैम्पलिंग। सर लेकिन अगर ये भी बायस्ड हुआ तो हमें तो नहीं ना पता कि पर्चियों में क्या क्या है, हमने जब उनको खोला तो अगर वो बायस्ड हुआ तो। एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये जो मैंने डब्बा बनाया है, मुझे बताएं ये बायस्ड है या नहीं? सर ये तो नहीं है। क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं है बायस्ड? सर क्योंकि इसमें 1000 लोग हैं, हर किस्म के ही लोग होंगे। नहीं, हर किस्म के नहीं, मेरे पास तो सारे के सारे लोग हैं, सारे हैं इसके अंदर। बायस्ड क्यों नहीं है ये? एक और डब्बा बनाता हूं। सर हमने इसमें से रैंडमली उठाया है, इसलिए बायस्ड नहीं है। एक ये वजह है, एक और वजह भी है। लेट्स कॉल दिस बॉक्स 1, लेट्स कॉल दिस बॉक्स 2। बॉक्स 2 में 1 से लेके 999 तक नंबर पड़े हैं, 1000 है ही नहीं। इसमें कोई बायस है अगर यहां से उठाता? सर यहाँ से थोड़ा सा बायस्ड है कि वो हो सकता है 1000 वाला बंदा निकल जाता है, तो ये 1000 वाला नहीं है। 1000 वाला बंदा है, उसके पास चांस ही नहीं था सिलेक्ट होने का, सिलेक्शन बायस। 1000वें बंदे के पास चांस ही नहीं था सिलेक्ट होने का, आपने डब्बे में डाला ही नहीं उसका नंबर। एक और बॉक्स बनाता हूं। लेकिन सर अगर लोग ही हमारे टोटल 999 है, हम नहीं, मतलब 1000 वाला हम डाल नहीं सकते। नहीं, लोग मैंने बता दिए, लोग 1000 हैं, एन ये है। ठीक है। अच्छा, एक और बॉक्स बनाता हूं। 1 से लेकर 1000, लेकिन पर्सन नंबर 3 की 2 पर्चियां लग गई। पर्सन नंबर 3 इधर भी है, 3 की 2 पर्चियां, इधर कोई बायस है? यस सर। क्या 3 बायस्ड है। क्या बायस क्या है सर? वो 3 दफा आ गया। 3 दफा आ गया? 3 दफा तो नहीं, हो गया 3 के 4 हो गया। कितने ज्यादा हो गए? 2 बार बच्चे जा रहे थे, 2 दफा उसका चांस हो गया। एब्सोल्युटली, उसका चांस डबल हो गया। ठीक है, तो 3 has double chance of being in the sample। तो ये भी इवन तो रैंडम है, ठीक है, ये रैंडम है, ये सारे काम रैंडम है, लेकिन रैंडम के अंदर भी जरूरी नहीं है कि रैंडम जो है वो बिल्कुल फेयर हो जाएगा, उसके अंदर अपना बायस हो सकता है कि आपने रैंडम चूज इस तरह से किए हैं कि 3 का चांस ज्यादा था, आपने रैंडम लेकिन चूज इस तरह किए हैं कि 1000 का चांस 0 था। तो मोस्ट फेयर रैंडम सैंपलिंग क्या होगी? ये बॉक्स 1 वाली, इसको क्या कहते हैं? इसका प्रोबेबिलिटी में एक नाम है,
इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन का? वन का क्या चांस है? वन के सिलेक्ट होने का क्या चांस है? 1/1000। 2 के सिलेक्ट होने का चांस? 1/1000। नाम बताएं इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ओके, इक्विलाइकली सैंपल स्पेस है, यस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक नाम है, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक नाम है। रैंडम वेरिएबल। सर रैंडम तो सारे हैं। नाम था एक, यू से शुरू होता था। यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है। यानी अगर आपने रैंडम सैम्पलिंग करनी है, द बेस्ट रैंडम सैम्पलिंग इज यूनिफॉर्म, के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आए अपने सैंपल्स, ताकि इक्विलाइकली हो, ताकि पॉपुलेशन के हर मेंबर को सिलेक्ट होने का इक्वल मौका दिया गया था, कि सैंपल में आने का उसका चांस बराबर था। हर एक का सैंपल में आने का चांस 1/1000 था। इधर किसी की तरफ कोई बायस नहीं था। ठीक है, तो ये बायसेस को खत्म करने के लिए, यानी रैंडम सैंपलिंग का, और उसमें भी इसको कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल सैंपल स्पेस कहते थे ना इक्विलाइकली को, तो यहां भी सब कुछ इक्विलाइकली है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये मेथड जो है, इट इज द बेस्ट ऑप्शन, is the best option to eliminate biases in your sample. कोई ये कह सकता है कि यार अगर आपने रैंडमली चूज कर लिए हैं तो रैंडम सैंपल में मुमकिन नहीं है कि मर्द ज्यादा आ गए औरतें कम आ गई। रैंडम ही था ना सैंपल। अब जब आ गया मेरे हाथ में सैंपल, चूंकि रैंडम था, मुमकिन है जिस तरह मैं मर्द और औरत कह रहा हूं, आप हेड्स और टेल्स कहते हैं कि अगर आपने 100 दफा टॉस किया है और कॉइन फेयर था, फेयर कॉइन 100 दफा टॉस किया, क्या एग्जैक्टली 50 हेड्स और 50 टेल्स आएंगे? आप लोग मुझे बताएं। मुमकिन है ना कि 52 हेड्स आ जाए, 48 टेल्स आ जाए। तो इसी तरह रैंडम सैंपल भी जब इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, तो मुमकिन है थोड़ा सा बायस होगा। लेकिन ये जो रैंडमनेस की वजह से ना किसी भी एक तरफ को बायस का चले जाना, इसके चांसेस कम हो गए हैं। मसलन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, बिजनेस, अगर मेरा सैंपल साइज इज लार्ज इनफ, तो जिस तरह की सोसाइटी के अंदर जिस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है ना बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एग्रीकल्चरिस्ट की, उसी किस्म की मेरे सैंपल में भी आ जाएगी अगर मैं रैंडमली सारे काम कर रहा हूं और सैंपल मेरा लार्ज इनफ है। ठीक है, हो सकता है हल्का फुल्का बायस किसी एक क्लास की तरफ चला जाए, पर वो बाय डिजाइन नहीं है। वो अगली दफा सैंपल अगर कलेक्ट करेंगे तो किसी और की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो आई एम नॉट सेइंग कि आपके रैंडम सैंपल में बायस नहीं होता, पर सिंपल रैंडम सैंपलिंग का जो तरीका है, ये बायसेस को मिनिमाइज करने के लिए बेस्ट तरीका है। क्योंकि रैंडम है ना, किसी भी तरफ बायस का चला जाना, उसके चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन रैंडम सैंपलिंग कैन बी expensive and costly, expensive and time consuming, यानी टाइम में भी कॉस्ट है। इन द सेंस कि आपने पॉपुलेशन में से 1000 लोग थे और आपने 50 लोग चूज कर लिए, और ये जो 50 लोग चूज हुए, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आप बेस्ड हैं किसी शहर में, देखें ना, जरा ग्राउंड रियलिटीज देखें। आप किसी न किसी शहर में बैठे हैं इस वक्त, आपने पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना है, आपने 50 लोग चूज कर लिए हैं। लेट्स से आप बैठे हैं मुल्तान में।
अच्छा, जो बंदे चूज हुए हैं, एक रहता है गिलगित बल्तिस्तान, एक रहता है गवादर में। आप समझ रहे हैं ये कहां जा रही बात, कि उनको अब जाके एक्सेस करना है, उनसे जाके सवाल करना है। यानी जॉन से अब आए थे, उस बॉक्स में से जिनकी पर्ची निकली थी, अब उनके पास जाना पड़ेगा। सो दिस कैन बिकम एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, तो एक जो इसका हल है वो है समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और वो ऐसे है कि आप कोटा सैम्पलिंग ही करते हैं। आप ये कहते हैं कि देखें, गिलगित बल्तिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का वो इतने फीसद हिस्सा है। इसका मतलब है मेरे सैंपल में अगर 100 का सैंपल है तो इतने लोग गिलगित बल्तिस्तान के होने चाहिए, और अगर 100 का सैंपल है तो इतने लोग गवादर के होने चाहिए। ठीक है, वही डिविजन्स आप कर लेते हैं बेस्ड ऑन के पॉपुलेशन में क्या रेशोज हैं, आप अपने सैंपल में वही रेशोज कह देते हैं। और उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, हमें पता है कोटा सैंपलिंग में प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स तो सारी सैंपलिंग के तरीकों में। तो आप पहले तो ये करते हैं, कोटा सैंपलिंग में एक इशू ये है कि जब आपने कह दिया ना, फॉर एग्जांपल कि इतने मर्द होने चाहिए, उन मर्दों में से अब किस किस को इंटरव्यू करना है। आपने तो सिर्फ ये बताया है मेरे सैंपल में 52% मर्द होने चाहिए। मैं क्या और मैं हूं जिसने वो इंटरव्यू कंडक्ट करने। मैं क्या करता हूं, मैं 52 मर्द जो है ना, अब जहां मैं रहता हूं वहां से 26 घर अपने राइट साइड पे और 26 घर अपने लेफ्ट साइड पे, ये चूज कर लेता हूं, और वहां के 52 मर्दों को मैं चूज कर लेता हूं। यानी सिलेक्शन का कितना सीरियस किस्म का बायस था। हालांकि आपको ऊपर ऊपर नजर आएगा कि देखो 52 मर्द रखने थे इन्होंने 100 में से, और देखें इनका सैंपल बिल्कुल वाकई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल था। इन्होंने 52 मर्द रखे। यार वो 52 मर्द तो मेरे घर के इर्द गिर्द रहते थे, ये कैसे रिप्रेजेंटेटिव हो गया सैंपल। तो इस सिलेक्शन बायस को या इसके बीच में कन्वीनियंस सैंपलिंग को खत्म करने के लिए आप कहते हैं कि कोटा की बेस पे होगा, लेकिन सिंपल रैंडम सैंपलिंग होगी। विदिन ईच अच्छा, ये जो डिवीजन की थी ना कोटा सैंपलिंग वाली हमने, इसको स्ट्रेटा भी कहते हैं सोसाइटी का। मसलन जब मैं कहता हूं ना कि ये वुमेन है और ये मेन है, जिसको हम कहेंगे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जिसको मैं डिवीजन ऑफ सोसाइटी कह रहा हूं, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। इनके लिए एक टेक्निकल टर्म है स्ट्रेटम। दिस इज अ स्ट्रेटम ऑफ सोसाइटी, और उसका प्लूरल है स्ट्रेटा, स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। डिविजन्स कह लें आप, ठीक है। तो इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं कि आपने सोसाइटी के डिफरेंट स्ट्रेटा जो हैं उनको उठाना है, और हर स्ट्रेटम के अंदर आपने अब ये नहीं करना कि अपनी मर्जी से चूज करने। जब मर्दों की बात आती है कि 52 मर्द उठाने, वो कैसे चूज होंगे मर्द? वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग से चूज होंगे, ताकि मर्दों की सिलेक्शन में जो बायस है वो एलिमिनेट हो सके। इनफैक्ट ये होता तो ऐसे है कि आप कहते हैं मर्द, और मर्दों में भी फिर आपने डॉक्टर्स का भी तो ख्याल रखना है, तो ये सब स्ट्रेटा आएगा। यानी मर्द होंगे वो रैंडमली होंगे, इनफैक्ट रैंडमली नहीं होंगे। मर्दों में आते हैं, मर्दों में आप कहेंगे अच्छा मैंने ये भी तो ख्याल रखना है ना कि डॉक्टरों की परसेंटेज इतनी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मेल डॉक्टर्स की परसेंटेज एक फिक्स्ड हो गई है। अब जब आपने मेल डॉक्टर, अब ये तो एक सब स्ट्रेटम आ गया, राइट, कि
मेल भी हो और डॉक्टर भी हो। अब इनको जो आपने चूज करना है तो वो रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए वहां पे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो अक्सर जो यूज हो रही होती है वो ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग यूज हो रही होती है या रैंडम सैम्पलिंग यूज हो रही होती है। यानी वो वाली सैम्पलिंग्स यूज ज्यादा होती हैं जिनमें रैंडमनेस का अंसर है। दोनों, ये रैंडम सैम्पलिंग तो है ही, बस रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग भी असल में अंदर जब जाके देखते हैं तो उसमें रैंडम सैम्पलिंग हो रही होती है, लेकिन हर स्ट्रैटम की अपनी। ओके, ओके जी, अब आते हैं यहां तक कोई सवाल जी आप लोगों का? नो सर। ओके, अब इंटरेस्टिंग चीजों पे आते हैं जी। सर ये जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है ये जरा एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, आप मुझसे सवाल करें यार। अब सवाल करें तो मैं जवाब दे दूंगा। कोई सवाल है आपका? कि ये लिखा हुआ ना कि इज द बेस्ट ऑप्शन टू एलिमिनेट द पॉइजन। हाँ, तो सवाल क्या है? इसके लिए समझ लगी। आपके सैंपल में बायस हो सकता है? अगर मैं ये कैसे जो है ना बायसेस को एलिमिनेट करता है? ओके, एक्सट्रीम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने, अगर मेरा सैम्पलिंग का तरीका ये है, मैंने 52 मर्दों से सवाल पूछने हैं, ठीक है, और मेरा तरीका ये है मर्द सेलेक्ट करने का। मैं अपने घर के राइट साइड पे 26 मर्द ढूंढ लेता हूं और अपने घर के लेफ्ट साइड पे जो घर हैं उनमें 26 घरों में मर्द ढूंढ लेता हूं और उनसे जाके सवाल कर लेता हूं। अगर मेरे पास 26 लोग, मैंने 52 लोग अगर इस तरह से कलेक्ट कर दिए तो इसमें एक बायस आ सकता है। बायस ये होगा कि मैं जहां पे रहता हूं, मुमकिन है कि उस जगह पे रहने वाले लोगों की सोच मेरी सोच जैसी हो। मुमकिन है कि उन लोगों के प्रोफेशन मेरे जैसे प्रोफेशन हो। मुमकिन है कि उनका जो इनकम लेवल है वो मेरे जैसा इनकम लेवल हो। इसका मतलब है कि मैंने अपने जैसे लोगों को सैंपल में डाला है। ये सैंपल में बायस आ गया है। अब इसकी बजाय अगर मैं ये करता कि रैंडमली लोगों को चूज करता, बिल्कुल रैंडमली, ये देखे बगैर कि वो कहाँ रहता है, उसकी क्या उम्र है, उसकी क्या सेहत है, उसका क्या रंग है, उसकी क्या ज़ात है, एंड सो ऑन, उसका क्या प्रोफेशन है, कितनी उसकी पे वगैरह वगैरह सब कुछ। अगर मैं इसके बगैर सिलेक्ट किए होते तो फिर मुमकिन है मेरे पास चंद लोग कम पे वाले आ जाते, चंद ज्यादा पे वाले आ जाते, चंद मेरे प्रोफेशन वाले आ जाते, चंद बिल्कुल मेरे से फर्क प्रोफेशंस वाले आ जाते, चंद छोटी उम्र के आ जाते, चंद बड़ी उम्र के आ जाते। यानी जब मैं रैंडमली चीज़ों को करता हूं ना तो बड़ा कम चांस है कि ये सिस्टमैटिक जो बायस होता है ना चीज़ों में, वो किसी भी एक तरफ उस बायस का चले जाना बहुत कम है चांस। रैंडमनेस की वजह से हल्का सा ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें, पर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कॉइन टॉस में था कि मुमकिन है फेयर कॉइन भी थोड़ा सा, जब सैंपल कलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा वो उस फेयरनेस से ऊपर नीचे जा सकता है। पर ऐसे नहीं होगा कि फेयर कॉइन है, 100 दफा टॉस किया और 90 दफा हेड्स आ गए। ये 90 दफा हेड्स वाला जो मामला है ना, ये जब मैं अपने तरीके से चूज कर रहा हूं ना लोगों को, रैंडम सैंपलिंग खत्म करके, तब हो सकता है कि मैं सिर्फ अपने इर्द गिर्द के घरों को चूज कर लिया। ये बहुत ही बायस्ड हो जाएगा। सो आई होप दैट हेल्प्स। अब आगे चलते हैं जी। मैं आपसे चंद सवाल करना चाहूंगा। सवाल ये है जी, पहला सवाल, इज कॉफी गुड फॉर योर हेल्थ?
आप लोगों की कोई ओपिनियंस हैं इस पे? यस सर। यस सर। बताइए यस सर। बताइए कि ये इज गुड या बैड, क्या है ओपिनियन? ओके, कुछ कहते हैं गुड, कुछ कहते हैं जी। मुझे आपके जवाब क्लियरली मिल नहीं रहे। मुझे आपके जवाब नहीं मिल रहे। और लोग कुछ बताना चाहेंगे? सर हेल्थ के लिए बुरा है, मुंह पे छाले निकल जाते हैं। ओके, हेल्थ के लिए बुरा है जी, मुंह पे छाले निकल आते हैं। ओके ग्रेट। एनीवन एल्स? मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है तो अच्छा है सेहत के लिए। मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और सेहत के लिए अच्छा है। ग्रेट। ये जागने के लिए, रात जागने के लिए भी लोग यूज करते हैं। रात जागने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता होगा और इसलिए अच्छा होगा। ओके फाइन। सो जी जी, और कोई? दोनों तरफ आ रही हैं बातें। कुछ लोग कहते हैं मुंह पे छाले पड़ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है। मेरा आप लोगों से अब अगला सवाल ये है, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड बीइंग यूनिवर्सिटी एजुकेटेड स्टूडेंट्स, मुझे बताएं कि अगर हमने ये सवाल वाकई आंसर करना है, इज कॉफी गुड फॉर योर हेल्थ, अगर हम सीरियसली इसके आंसर में इंटरेस्टेड हैं। देखें, सड़क पे बैठा बंदा अपनी ओपिनियंस तो रख सकता है, जिस तरह सियासत के बारे में हर एक की अपनी ओपिनियन होती है। अगर आप सीरियसली आंसर करना चाहते हैं ये सवाल, तो क्या ये बेस्ट तरीका होगा कि मैं कहूं कि यार मैंने कॉफी पी थी और मैं तो रात बड़ा अच्छा जागा और बड़ा अच्छा काम हो गया मेरे से, देयरफॉर कॉफी इज गुड फॉर योर हेल्थ, या यार मैंने कॉफी पी थी और मेरे मुंह पे छाले पड़ गए, देयरफॉर कॉफी इज बैड फॉर योर हेल्थ? क्या ये बेस्ट तरीका है इस सवाल को हल करने का? नो सर, एक्सपर्ट से पूछना चाहिए। एक्सपर्ट्स कौन है? आप एक्सपर्ट्स ही तो बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई आपने। अगर आप एक्सपर्ट बन रहे होते तो आप कैसे ये निकालते? चलें, एक्सपर्ट कैसे निकालेगा इस सवाल का जवाब? सैम्पलिंग करते सर। हाँ ग्रेट सर, वो लोगों की ओपिनियन लेगा। गुड आंसर, बोथ आर गुड आंसर्स। कि अगर आपने वाकई इसको आंसर करना है, एक्चुअली दोनों आंसर अच्छे थे, दो आंसर आए असल में। एक आंसर था कि यार एक्सपर्ट से पूछो, ये शायद इतना बुरा आंसर नहीं है, आस्क एक्सपर्ट्स। दूसरा आंसर आप लोगों ने दिया कि यार अगर लेट्स से एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट को आप मानते ही नहीं है कि यार मैं ही मान लूं किसी को एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट को भी क्या पता, एक्सपर्ट भी क्या पता अपनी ओपिनियन दे रहा हो कि उसने किसी को देखा कि जी वो छाले पड़ गए तो उसने कह दिया बैड, यानी सो कॉल्ड एक्सपर्ट भी तो हो सकता है। एनीवेज, दूसरा तरीका ये था कि सैंपल इकट्ठा करें और देखें उस सैंपल में कि कॉफ़ी पीने वाले कैसे थे, कॉफ़ी ना पीने वाले कैसे थे, एंड सो ऑन। यानी इसे कहेंगे कि एक कंडक्ट अ प्रॉपर स्टडी, जिसमें आप सैंपल इकट्ठा करेंगे, सैंपल के अंदर बायसेस का ख्याल रखेंगे, फिर उन लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उनकी हेल्थ, और फिर एक नतीजा अखज़ कर लेंगे। ओके, अब मैं आपको ये कहता हूं कि हम ये मेथड नंबर 2 पे गए, हमने एक स्टडी कंडक्ट की, और मैं आपसे कहता हूं कि स्टडी के अंदर जो मैंने सैंपल इकट्ठा किया था, लेट्स अस्यूम कि उसमें कोई बायस नहीं था, वरना तो हमेशा बायस होता है। लेट्स अस्यूम कोई बायस नहीं था, और उसमें हमने ये देखा कि वो लोग जो कॉफ़ी पीते थे उनकी हेल्थ बेहतर थी, और जो कॉफ़ी नहीं पीते थे उनकी हेल्थ बेहतर नहीं थी। क्या इम्प्लाई करेंगे अब आप?
ठीक है, मैं सर कॉफी गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो स्टडी ने ये शो किया कि जो कॉफी ड्रिंक कर रहे थे उनके साथ हेल्थ अच्छी थी, गुड हेल्थ थी, और जो नो कॉफी वाला ग्रुप था उनकी लेस गुड हेल्थ कहते थे, बैड नहीं कहते, चले लेस गुड हेल्थ। तो आपने इधर से क्या अखज़ किया बताइए? सर कॉफी इज गुड फॉर हेल्थ। मैं इसको ऐसे लिख दूं, कॉफी कॉजेज गुड हेल्थ। इतराज तो नहीं किसी को इस बात पे अगर मैं ऐसे लिख दूं, कॉफी कॉजेज गुड हेल्थ? बताइए। नो सर। ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये तो था पहला सवाल। अगला सवाल, इज स्मोकिंग बैड फॉर योर हेल्थ? ये कैसे हल करेंगे? इसका भी गुड और बैड दोनों आंसर हो सकते हैं। ओके, और तो आंसर निकालेंगे कैसे? अपने जहन को सुकून कैसे देंगे? जो पीते हैं उनसे ओपिनियन लेंगे। अच्छा, वो कहेंगे कभी कि बुरी है? जो नहीं पीते वो भी तो होंगे ना। अच्छा चलें, ओके, जो पीते हैं जब आपने उनसे ओपिनियन ली, मुझे बताएं जो थोड़ी देर पहले हम सैंपलिंग पढ़ रहे थे, कौन सी प्रॉब्लम में फंसने लगे हम जब हम उनसे पूछ रहे हैं जो पीते हैं सिगरेट? सैंपलिंग में बायस आने लगा है ना आपका, सिलेक्शन बायस, ये बड़ी थी ना टर्म, सिलेक्शन बायस है ये, कि आपने कुछ पॉपुलेशन का कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चांस ही नहीं कि उनसे सवाल पूछा जाए। वो कौन से हैं? जो नहीं पीते। एनीवेज, इसकी डिटेल्स तो खैर डिस्कस की जा सकती हैं, पर पॉइंट इज कि इधर भी आप एक स्टडी करेंगे, इसी तरह सैंपल कलेक्ट करेंगे, उनकी हेल्थ को नोट करेंगे, जिस तरह कॉफी के लिए इसी तरह स्मोकिंग के लिए होगा, और वहां से जो भी नतीजा अखज़ होगा वो आप फिर लिख देंगे। ठीक है, तीसरा सवाल करते हैं, डू हॉस्पिटल्स कॉज डेथ? मैं इसके लिए क्या करूंगा? स्टडी करता हूं, मैं देखता हूं कि फॉर एग्जांपल पार्क में कितने लोग मरते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ पार्क, आगे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ डेथ्स, मैं देख लेता हूँ कितने थे। मैं देखता हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर कितने लोग मरते हैं, ये मैं गिन लेता हूँ। मैं देखता हूँ आई डोंट नो होटल्स और रेस्टोरेंट्स में कितने लोग मरते हैं। फिर मैं देखता हूँ हॉस्पिटल्स में कितने लोग मरते हैं, मैं ये भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो और ये बहुत ही बड़ा नंबर आ जाता है, बहुत बड़ा नंबर आ जाता है। ऐसा ही होगा ना अगर मैं करेक्ट करूँगा ये स्टेटिस्टिक्स, या नहीं? ऐसा नहीं होगा? जी सर, ऐसे होगा। और इनकी बेस पे मैं फिर ये अक्सर कर देता हूँ हॉस्पिटल्स कॉज, यानी अगर आप मरना चाहते हैं तो हॉस्पिटल चले जाएं, अगर आप नहीं मरना चाहते तो पार्क या पुलिस स्टेशन या होटल इधर चले जाएं। ठीक है, ये सही मैंने अखज़ कर लिया। ये कोई मसला है? सर मरना तो वहां पे भी है। सर मसला है। एक सेकंड, आप कैसे कह रहे हैं मरना वहां पे भी है? ये देखें, स्टेटिस्टिक्स कह रहे हैं पार्क में कम लोग मरे थे, पुलिस स्टेशन में कम लोग मरे थे, होटल्स में कम लोग मरे थे, हॉस्पिटल्स में ज्यादा लोग मरे थे।
सर मसला है इसमें। क्या मसला? हॉस्पिटल्स में ज्यादातर वो जा रहे हैं जो कि मतलब बीमार हैं या फिर मौत के काफी करीब हैं, जबकि पार्क्स और में हेल्दी ज्यादा जा रहे हैं। अच्छा, तो अब आप उनको और तरीके से देखने लग गए। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, पहले ये देखो हॉस्पिटल में कौन से लोग गए थे, ये कह रहे हैं आप? यस सर, बायस हो रहा है ना ये। हाँ, ये सवाल आपने यहाँ क्यों नहीं पूछा? कॉफी की बारी कि कॉफी कौन पी रहे हैं और कौन नहीं पी रहे, ये आपने पूछा? स्मोकिंग की बारी क्यों नहीं आपने ये सवाल पूछा कि सिगरेट कौन लोग पीते हैं ज्यादा, कौन नहीं पीते? क्योंकि आपने हॉस्पिटल की बारी कह दिया है कि नहीं नहीं ठहरो यार, सिर्फ स्टैट्स को ना देखो ब्लाइंडली, नंबरों को ना देखो, ये भी देखो हॉस्पिटल में कौन से लोग गए थे। उनका तो पहले ही चांस ऑफ डेथ ज्यादा था। वेल, कॉफी की बारी क्यों नहीं आपने ये कहा? ओके, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि आपने ये पूछा नहीं था सवाल, ठीक है? क्योंकि वहां पे कंपैरिजन नहीं था शायद, इसलिए। शायद। ओके, मैं सिर्फ ये अभी ऑब्जेक्शन मैंने रेज की है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने यही सवाल पहले दो स्टडीज में रेज नहीं किया, और मैंने यहां पे रुक के पूछा भी कि मैं लिख दूं कॉफी कॉजेज गुड हेल्थ। किसी को एतराज तो नहीं, आप लोग खामोश रहे, और किसी एक ने कहा नहीं जी एतराज नहीं है, फाइन, कोई बात नहीं। एक और सवाल पूछता हूं, इंटरेस्टिंग सवाल, इसको डिसमिस करने से पहले इस पर थोड़ा सा सोच लीजिएगा, मे बी इट मेक सेंस। डज रीडिंग increase the size of your foot? बताइए जी, आंसर करें। अगर आप किताबें पढ़ते हैं आगे पाँव बड़े हो जाते हैं। नो सर। नो? ओके, फाइन। मैंने रीडिंग एबिलिटी, मैं बल्कि ग्राफ बनाता हूं एक। अगर यहां पे रीडिंग स्किल्स या रीडिंग एबिलिटी देखूं, ठीक है, इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे फुट साइज देखूं, और अब मैं ऑफ कोर्स बड़े लोगों का तो पाँव एक ही साइज का होता है। मैं बच्चों को देखता हूँ, सो मैं चूज करता हूँ जीरो ईयर से लेकर कोई आई डोंट नो 14 ईयर्स तक के बच्चे, 0 to 14, और मैं देखता हूँ कि जो 0 साल के बच्चों में तो रीडिंग एबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, बहुत रीडिंग एबिलिटी थी नहीं 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चों तक। तो जब एबिलिटी जीरो होती है तब फुट साइज भी बहुत ही छोटे होते हैं, इतना सा फुट साइज होता है, ठीक है। और मैंने ये देखा कि जनरली जो बच्चे जिनकी रीडिंग एबिलिटी ज़्यादा थी उनका फुट साइज भी कुछ ऐसे ज़्यादा ही था। तो वुडंट यू से कि रीडिंग एबिलिटी से फुट साइज इंक्रीज होता है? ये देखें ग्राफ में नजर आ रहा है, जितनी रीडिंग एबिलिटी ज्यादा है उतना फुट साइज बच्चों का ज्यादा है। रीडिंग इंक्रीजेज योर फुट साइज। क्या मसला है इसमें? सर फुट साइज तो एज ज्यादा होने की वजह से बड़ा हो रहा है। अगर बच्चा है वो रीडिंग करता ही नहीं है फिर भी उसका पाँव तो बड़ा हो ही जाएगा। हाँ, एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि ये जो फुट साइज है ये एज से रिलेटेड है। ये एज से रिलेटेड है।
एज क्या इसको कॉज कर रही है? यस सर, कह सकते हैं या कॉज कर रही है? कर रही है सर। ओके, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, कॉज को ऐसे लिख देता हूँ। तो फुट साइज का फिर रीडिंग से कोई वो नहीं था ताल्लुक? नो सर, रीडिंग से कोई ताल्लुक नहीं। रीडिंग एबिलिटी भी एज के साथ नहीं बेहतर हो रही? यानी अगर आप 1 महीने के बच्चे के ऊपर पूरी मेहनत करी जाए उसकी रीडिंग एबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी ना। लेकिन उससे आधी मेहनत 3 साल के बच्चे पे कर लें, उसकी रीडिंग एबिलिटी बढ़, यानी एज का ताल्लुक है ना। एज दोनों को कॉज कर रही है। तो ये आपने अच्छा एक फैक्टर निकाला है बीच में कि जब आपने चीजों को देखना है तो ब्लाइंडली कर्व्स और ग्राफ्स और डेटा और स्टैटिस्टिक्स, इनको ब्लाइंडली मत देखें। ब्लाइंडली देखेंगे ना तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा जी बिल्कुल, रीडिंग से आपका पांव बड़ा हो जाता है। इनफैक्ट उल्टा भी चलेगा कि अगर आपने किसी की रीडिंग एबिलिटी बेहतर करनी है ना, उसका पांव बड़ा कर दें, पांव खींचें उसका, ताकि उसकी रीडिंग एबिलिटी बेहतर हो जाए। ठीक है। अगर आपने मरने से बचना है तो अस्पताल ना जाएं, क्योंकि देखें अस्पतालों के साथ तो क्लियरली नजर आ रहा है कि डेथ इंक्रीज हो गई। ये जो अजीब सी कंक्लूजन्स हैं ये इसलिए निकलेंगी, इधर आपको बड़ी अजीब लग रही हैं। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में तो आपने आराम से मान लिया कि यार ये क्या तरीका है बात करने का कि हॉस्पिटल ने जो है ना कॉज कर दी डेथ, पाँव ने आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ा दी। यहां तो आपने क्लियरली कह दिया कि दिस इज नॉनसेंस। पहले 2 में आपने नहीं कहा। ठीक है। नाउ जिस चीज में हम फंस रहे हैं ना, या जिस चीज में मैं फंसाना चाह रहा था, वो ये थी, एंड दिस इज अ लेसन दैट यू शुड रिमेंबर टिल द डे यू डाई। ठीक है। ये गलती आपने नहीं अब आइंदा करनी। भले आपके पेरेंट्स ये गलती कर रहे हो, आपके रिश्तेदार ये गलती कर रहे हो, आपके टीचर ये गलती कर रहे हो, आपने ये गलती नहीं करनी अब। एंड लेट मी एक्सप्लेन कि वो क्या गलती है। कोरिलेशन। कोरिलेशन इसे कहते हैं कि जब एक चीज किसी दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जुड़े हुए हैं ना, रीडिंग एबिलिटी बेहतर हो जाना और पाँव का साइज बड़े हो जाना, ये जुड़ी हुई है ना बातें। इसे कहते हैं दे आर को रिलेटेड। ठीक है, दे आर को रिलेटेड। कोरिलेशन है। कोरिलेशन का एक और जो आसान लफ्ज है वो है एसोसिएशन, कि ये एसोसिएटेड है। नंबर ऑफ डेथ्स और हॉस्पिटल्स, ये जगह हॉस्पिटल और नंबर ऑफ डेथ्स, ये एसोसिएटेड है, ये कोरिलेटेड है। पूरा जुमला ये है जी, कोरिलेशन या एसोसिएशन इज नॉट कॉजेशन। ये गलती ना कीजिएगा। जस्ट बिकॉज 2 चीजें आपस में कोरिलेट हो रही हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि एक चीज दूसरी को कॉज कर रही है या दूसरी चीज पहली को कॉज कर रही है। हो सकता है कॉज कर रही हो सकता है कॉज ना कर रही हो। आपको बीइंग स्टैटिस्टिशियंस, आपको यहां पे बात खत्म कर देनी चाहिए कि जी कोरिलेशन है, इसके आगे हम नहीं बोलेंगे, इसके आगे एक्सपर्ट से पूछें, इसके आगे आप उस जो भी फिनोमिना है उसकी फिजिक्स को स्टडी करें, उसकी बायोलॉजी को स्टडी करें, उसकी आई डोंट नो, अगर इकोनॉमिक्स का फिनोमिना आप इकोनॉमी स्टडी करें। स्टैटिस्टिकली आपको सिर्फ यहां पे बात खत्म कर देनी चाहिए कि जी हमने इन 2 चीजों में कोरिलेशन हाई पाई, हमने बहुत कोरिलेशन थी, कॉज पता नहीं। ठीक है, ये बात, ये लेसन आप सीख गए कि नहीं सीख गए? शायद आपको अच्छी ना लगे। वैसे मैंने एग्जांपल्स आपको दे नहीं दी, ये 2
3 और 4 वाली, हॉस्पिटल्स की और रीडिंग एबिलिटी की? आर्ट दीज एग्जांपल्स? या ये जी कौन सी जो गलतियां करते हैं हमारे, यानी जो आपने कहा पेरेंट्स वगैरह करते हैं, उसकी भी एग्जांपल क्या है? ओके, अभी एक निकाल लेते हैं। मैं आगे पेरेंट्स पे नहीं कुछ कह रहा, मैं जनरली सब के बारे में कह रहा हूं कि वी आर ऑल प्रोन टू मेकिंग दिस मिस्टेक। ये अभी आपने की है, ये अभी आपने क्वेश्चन 1 और 2 में हम सब ने ये गलती कर दी है कि कॉफी के साथ गुड हेल्थ हमने एसोसिएट, ये एसोसिएशन थी कॉफी और गुड हेल्थ की, और नो कॉफी और लेस गुड हेल्थ की एसोसिएशन थी। यहां पे मैंने क्या कह दिया, यानी इसको मैं अगर इस तरह से देखूं कि बल्कि मैं नीचे लिख देता हूं टर्मिनोलॉजी कि एक्स और वाई जब एसोसिएटेड है ना, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये कोरिलेटेड है, और हमें ज्यादातर ये बात ही कहनी चाहिए, इन बातों से बचना चाहिए। मैं एग्जांपल पे आता हूं, अभी इन बातों से बचना चाहिए कि जी एक्स कॉजेज वाई, या वाई कॉजेज एक्स, या उल्टा कह दें एक्स इज कॉज्ड बाय वाई। ठीक है, अब कुछ और चीजें देखें कि असल में कॉज ये है, उससे एक्स भी हो जाता है, उससे वाई भी हो जाता है, यानी सी कॉजेज बोथ एक्स एंड वाई। और भी सिचुएशन हो सकती है, एक कॉज है जो एक्स कॉज करता है, और एक और कॉज 2 है जिसकी बेस पे वाई हो जाता है, और ये कोरिलेटेड है। अब आपको क्या लगेगा, आपको मैं ये कहता हूं, आप जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं वो एक्स और वाई हैं सिर्फ, मैं आपको कॉजेज नहीं बता रहा, ना ही आपको नजर आ रहे हैं। ये आखिरी केस पे देखें, आपको एक्स नजर आ रहा है और आपको वाई नजर आ रहा है, यानी आपको स्मोकिंग और हेल्थ ये चीजें नजर आ रही, एक्स को स्मोकिंग करते हैं, वाई को हेल्थ करते हैं, आपको स्मोकिंग और हेल्थ नजर आ रही है। कैसे नजर आएंगी आपको, ये क्या लगेगा आपको कि ये कोरिलेटेड हैं? देखें, मैं पॉइंट ये रेज करना चाह रहा हूं कि अक्सर ये होता ये है कि जो चीज आपको नजर आ रही है ना, उसके पीछे कोई कॉज होता है, जो कि आपने यहां पे बहुत अच्छा किया, आइडेंटिफाई कर लिया कि जो फुट साइज आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है, उसके पीछे कॉज था एक, वो था एज। वो एज जो है वो फुट साइज को भी बढ़ा रही थी, एज थी जो रीडिंग एबिलिटी को भी बढ़ा रही थी। आपको कोरिलेशन नजर आई इन दोनों के बीच में, सिर्फ इस कोरिलेशन को देख के यू शुड नॉट से कि फुट साइज रीडिंग एबिलिटी को कॉज करता है। एज था वो हिडन कॉज जो दोनों को कॉज कर रहा था। सिमिलरली जब आप, मैं लिख देता हूं, जब आप स्मोकिंग और हेल्थ में आपको एसोसिएशन कोई कोरिलेशन नजर आती है, तो फौरन ये मत कह दें कि स्मोकिंग ने कॉज किया था। ये आपको ये कह के रुक जाना चाहिए कि ये कोरिलेटेड है, क्योंकि मुमकिन है सिचुएशन ये थी कि कोई जीन थी, आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज थे, लेट्स से कोई जीन थी जो स्मोकिंग कॉज करती थी, और मे बी वही जीन हेल्थ को भी करती थी अफेक्ट। तो फिर स्मोकिंग ने तो कुछ नहीं किया, ये तो जीन थी जो कर रही थी। मैं नहीं कह रहा सिचुएशन ऐसी है, पर व्हाट इफ सिर्फ ऊपर की चीजों को देख के आप कॉज के बारे में कुछ ना कहें। व्हाट इफ इस तरह की सिचुएशन थी कि 2 जीन्स थी, एक जीन थी जो स्मोकिंग कॉज करती है, दूसरी जीन थी जो हेल्थ को अच्छा या बुरा करती है।
और वो जीन्स आपस में कोरिलेटेड थी, तो आपको हेल्थ और स्मोकिंग भी कोरिलेटेड ही नजर आएगी, लेकिन डजंट मीन के स्मोकिंग ने हेल्थ को किया होगा। बाय द वे, जस्ट सो दैट मैं गलत मैसेज ना दे दूं, बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं जहां उन्होंने ये हिडन फैक्टर्स को कंट्रोल किया, और यानी all the experts and all the scientific studies clearly show that smoking is bad for your health. लेकिन let the experts say these things, और ये पीछे causes में जाके फिर आपको ये बात कहनी चाहिए, और लोगों ने कह दी है। हमें statistics या statistics के students होते हुए we should just say कि ये associated है, इसके आगे we should be careful, ठीक है। और नॉलेज एक फ़ायदा जो आपको देता है वो ये है कि नॉलेज आपको थोड़ा सा खामोश कर देता है। जितना कम नॉलेज होता है उतना हम लाउड बोलते हैं। आप टीवी पे देख लें लोगों को, सड़क पे देख लें लोगों को, अपने इर्द गिर्द देख लें लोगों को, अपने आप को देख लें, मुझे देख लें। जितना कम नॉलेज होता है उतना हम बोलते हैं। जब नॉलेज आ जाता है तो यू स्टार्ट बिकमिंग केयरफुल इन व्हाट यू से। ओके, सो आई होप कि ये मैसेज आपको अब याद रहेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स। ओ, मैंने तो काट ही दिया वो मैसेज। आई वांटेड टू ड्रॉ रेक्टेंगल। ओके, एग्जाम्पल पे आते हैं। अगेन मैं एग्जाम्पल नहीं देता, मैं सवाल ही कर देता हूँ, शायद उससे कोई पॉइंट क्लियर हो। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इसका तो मुझे पोल कंडक्ट कराना चाहिए था, होम्योपैथी ये इफेक्टिव है कि नहीं? क्या कहेंगे आप लोग? यस सर, है इफेक्टिव, ऑब्वियसली, राइट। कुछ लोगों के लिए इसका क्या मतलब होता है? दवाई बंदे की शक्ल देखती है पहले। सर अपना यकीन पे भी डिपेंड करता है सर। मेरे जैसा वो कहेगा मैंने होम्योपैथी की दवाई नहीं खानी है, डॉक्टर की दवाई खानी है, वो इतना असर नहीं करती। नहीं तो वो आपने खुद ही सोच लिया। ये सर हो सकता है तो, लेकिन ये तो सही तरीका तो नहीं है ना। सर ऐसे भी तो हो सकता है कि मैंने खाई हो और इफेक्ट ना की हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर डिपेंड करता है ना, अगर डॉक्टर होम्योपैथिक अच्छा होगा फिर इफेक्ट भी होगा। मैं तो चलिए मैं इसको चेंज कर दूं, होम्योपैथिक मेडिसिन, डॉक्टर को मैं निकाल रहा हूँ बीच में। इस होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिव, ऑब्वियसली इफेक्टिव है, ठीक है। सर कुछ लोगों को ड्रग एलर्जी भी होती है। कुछ लोगों को ड्रग, वो तो फिर नॉर्मल ड्रग से भी हो सकती है। ये हमारे सवाल को तो नहीं आंसर करेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ आंसर्स अगर मैं समराइज करूं, आई ट्राइड इट वर्कड। ज्यादातर आंसर एक्चुअली इस किस्म के होंगे, इससे रिलेटेड होंगे। ज्यादातर आंसर पता क्या होगा? मेरी खाला के बेटे ने ट्राई किया था, इट वर्कड। ज्यादातर आंसर इस कैटेगरी में होंगे। और दूसरी एक्सट्रीम, आई डोंट बिलीव in it, therefore it doesn't work. हम इसका आंसर तो शायद अभी ना ढूंढ पाए, पर जब आप कहते हैं ना कि एग्जाम्पल दें जी कि हम इस तरह की गलती करते हैं कि नहीं करते, मैं वो एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं कि जब सवाल ये था कि होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं है, तो नोट करें हम उसको आंसर कैसे करते हैं। हम आंसर करते हैं
कि मैंने एक कॉज वाली रिलेशनशिप देखी थी, किसी ने दवाई खाई और वो ठीक हो गया, किसी ने दवाई खाई और वो ठीक हो गया, ये आपने एसोसिएशन देखी है, कॉज नहीं देखा आपने। डू यू एग्री कि आपने ये गलती की होगी तब? अगर आप ज्यादा केयरफुली जुमला बोलते तो आप कहते मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन में और किसी के ठीक होने में एसोसिएशन देख लिए। कॉज शायद आपको नहीं कहना चाहिए था। डू यू एग्री? यस सर। लेकिन ये हम होम्योपैथिक को क्यों टारगेट कर रहे हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन जिसे कहा जाता है? मैं यहां पे होम्योपैथिक की बजाय मॉडर्न भी तो लिख सकता था। मॉडर्न पे भी तो हम बिल्कुल इसी तरह से ही कहते हैं ना। मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की बात नहीं कर रहा, आम लोग मेरे और आपके जैसे, या मैंने पैनाडोल खाई, मेरे सर की दर्द ठीक हो गई, इसका मतलब पैनाडोल ने सर की दर्द ठीक की थी। ये जो मैंने जंप मारी है ना, ये जो आम आदमी एक जंप मारता है कि पैनाडोल ने सर की दर्द ठीक की, ये चाहे बात सच हो या झूठ हो, स्टेटिस्टिक्स जिसने पढ़ी हुई है वो केयरफुल रहेगा। वो कहेगा पैनाडोल के साथ सर की दर्द ठीक होना एसोसिएटेड तो है, हो सकता है कॉज भी यही करती हो सकता है, वो हतमी बात नहीं कहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हो जाता है जुकाम, मैं आपके पास आता हूं और मैं कहता हूं देखो ये मेरे पास दवाई है, इसको तुमने 5 दिन लेना है, 5 दिन। और दवाई है क्या असल में, मैं ना पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के दे देता हूं। मैं कहता हूं 5 दिन आपने करना है, और आप 5 दिन बड़े रिलीजियसली दवाई लेते हैं। वो मैं कहा 3 दफा लेना है दिन में, लेकिन पहली दफा जब लेना है ना, उसके एग्जैक्टली 1 घंटे और 43 मिनट बाद, ये गौर से नोट कर लो, 1 घंटे 43 मिनट बाद तुमने दूसरी डोज लेनी है इसकी, और उसके बाद जो है कोई ना 12 घंटे बाद तीसरी लेनी है। बड़ी एक ना कॉम्प्लिकेटेड सी आपको वो बना के दे देता हूं। मैं कहा 5 दिन तुमने ये करना है, ठीक है। आप नोट करते हैं कि यार 5वें दिन मेरा जुकाम ठीक हो गया होता है। मैंने ये एक बंदे के साथ किया, दूसरे के साथ किया, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, और मेजॉरिटी लोगों का जुकाम जो है इस तरह के करने के बाद 5 दिन में ठीक हो जाता है। मुझे बताएं मेरी मेडिसिन जुकाम ठीक करती कि नहीं करती? नो, ये तो टाइम के साथ हुआ है ना, मतलब नहीं करती। टाइम, हाँ, मेडिसिन से नहीं। आपने फिर से वही गलती कर दी है दूसरी तरफ। सही कॉज पे डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी डिजीज क्या है। जुकाम है मैंने जुकाम का है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। उसमें तो स्टेजेस आ जाएंगी ना कि मैं तो 5वें दिन की बात कर रहा हूँ कि 5वें दिन, देखिए मैं आपको सिचुएशन ये बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी लोग जिनको मैंने दवाई दी, 90%, वो 5 दिन बाद मेरा ये इलाज लेके 5 दिन बाद ठीक हो गए थे। ये स्टैट्स आपके पास आए हैं सामने आपके, कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर नजर उसका नाम है, पानी में नमक मिलाता है, ये आपको नहीं पता, पर वो एक बड़ी जबरदस्त दवाई देता है, 5 दिन बाद जुकाम ठीक हो जाता है। और 90% लोगों के साथ ये हुआ है, और मेरी खाला के बेटे के साथ भी यही हुआ। आप बताएं, आप क्या कहेंगे कि नजर्स मेडिसिन क्योर्स कॉमन कोल्ड इन 5 days। 5 days में नहीं लिखता क्योर्स कॉमन कोल्ड। दूसरे लोग कहेंगे कि डज नॉट क्योर कॉमन कोल्ड, और मेजॉरिटी क्लास ये कह रही है कि नहीं, आपकी दवाई डज नॉट क्योर कॉमन कोल्ड। क्यों कह रहे हैं आप लोग? ये क्यों कहा आपने? क्यों मेरा दिल तोड़ा आपने? डज नॉट क्योर कॉमन कोल्ड क्योंकि सर बाय द टाइम 5 दिन में तो जुकाम सही हो जाएगा।
सो आप कह रहे हैं कि इवन दो 90% ऑफ द केसेस में नजर्स मेडिसिन इज कोरिलेटेड विद क्योर, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, असल में एक हिडन फैक्टर था और वो था 5 डेज। 5 डेज थे जो क्योर कर रहे थे। ये चीज सिर्फ एसोसिएटेड थी। ये गलती असल में अभी भी हमने एक तरह से कर दी है, ये कह के कि 5 डेज ने क्योर किया। ये आपको नहीं पता, क्या पता मेरी मेडिसिन ने और मैंने जो अजीब सा तरीका बताया था, क्या पता उसने कर दिया हो। ये कंक्लूड करना कि आपने कॉज नहीं किया, ये भी आप एक्सपर्ट्स पे छोड़ दें। आप समझ रहे हैं, गलती तो दोनों तरफ हो सकती है। ये कहना कि कॉज किया आपने, ये आप उस गलती में फंस गए। ये कहना कॉज नहीं किया आपने, ये भी उस गलती में फंस गए। कॉज वाली जितने भी जुमले हैं ना, उनसे आप लोग दूर रहना शुरू कर दें। स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग ना, उनसे दूर रहें। आप कहें एसोसिएशन है, यहां पे बात खत्म कर दें। और अगर अगला बंदा बहस करता है, देखिए आपने नॉर्मल सोसाइटी में भी तो फंक्शन करना है। नॉर्मल सोसाइटी में लोगों ने इस तरह की चीजें नहीं पढ़ी होंगी और वो कन्विंस्ड होंगे। इवन होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें, लोगों के बड़े पैशनेटली बिलीव करते हैं लोग, या होम्योपैथिक मेडिसिन की फेवर में या इसके खिलाफ। तो ये कोविड की वैक्सीन आई हुई है, इसके खिलाफ भी आप देख लेना कितनी पैशनेट होंगी इसकी फेवर में कि और इसके खिलाफ। पोलियो की वैक्सीन इतना पैशनेटली उस पर हो रहा होता है कि एक तरफ लोग उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग उस पर एक्चुअली लोगों को मर्डर करने पे उतरे हैं। यानी पोलियो वर्कर्स आर आपकी आंखों के सामने है, पोलियो वर्कर्स आर शॉट। ठीक है, तो इस तरह की चीजों पे लोगों की ओपिनियंस तो बड़ी स्ट्रांग होती हैं। अब जब भी इस तरह की चीजें डिस्कस करें तो आप मेंशन कर दें कि एसोसिएशन है। बहस मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप बहस करें, या फिर आप ये पूरी बात समझाएं कि जी एसोसिएशन कॉजेशन क्यों नहीं होती। ठीक है, बहरहाल ये गलती हम और भी मामलों पे करते हैं। मसलन एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आई और ऑयल प्राइस नीचे चली गई, ये एसोसिएटेड थे। आपने गवर्नमेंट ने अगले दिन ही टॉक शोज, हर जगह अखबार, टीवी, हर जगह शोर मचा दिया, देखें जी हमारी पॉलिसी हमने बनाई थी, देखें ऑयल की प्राइस ड्रॉप हो गई है। तो ये कॉज किया ना उन्होंने। सर कोरिलेटेड तो है, लेकिन हो सकता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गई ऑयल की। एग्जैक्टली, आपको तो इंटरनेशनल मार्केट डिक्टेट कर रही होती है अक्सर ऑयल प्राइसेस। तो असल कॉज तो शायद ये हो, डॉलर रेट, ये वो पता नहीं क्या क्या। ये जो चीजें हैं ना, ये जिस तरह ये 5 डेज, ये मैं बल्कि रेड में करता हूं, ये 5 डेज, ये इंटरनेशनल मार्केट, यहां पे कहां गया एज, ये जो मैंने रेड में मार्क किए ना, इसे कहते हैं कंफाउंडिंग फैक्टर। कंफाउंडिंग का मतलब है पजलिंग, कंफ्यूज करने वाला, मिक्सअप करने वाला चीजों को। ये कंफाउंडिंग फैक्टर है कि आप जो चीजें देख रहे हैं वो फुट साइज है और रीडिंग एबिलिटी है, लेकिन जो बीच में छुपी हुई चीज है और वो हिडन ही कह लें आप, हिडन फैक्टर जो चीजों को मिक्सअप कर रहा है, वो ये एज थी। असल काम तो एज कर रही थी। इसी तरह इधर मैं तो पैसे कमा रहा हूं ये कह के कि मेरी मेडिसिन क्योर करती है और 90% वाकई कर रही है, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इन दोनों चीजों की, लेकिन कंफाउंडिंग फैक्टर ये है। असल चीज हिडन फैक्टर तो ये था, ये तो देखा ही नहीं। इसी तरह गवर्नमेंट जब कुछ कहती है तो आप पीछे देखा करें कि जी अच्छा असल रीजन क्या था। क्लेम तो हर गवर्नमेंट करेगी
सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के हर मुल्क में हर गवर्नमेंट क्लेम करेगी, जब भी कुछ अच्छा होगा वो क्लेम करेगी, और जब भी कुछ बुरा होगा वो फौरन ये कंफाउंडिंग फैक्टर्स पे जाते हैं। नोट किया कभी आपने? जब अच्छा होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, जब कुछ बुरा होता है कंफाउंडिंग फैक्टर्स। प्राइस ड्रॉप होगी गवर्नमेंट पॉलिसी, प्राइस ऊपर चली जाएगी ऑयल की, कंफाउंडिंग फैक्टर्स। ठीक है, एकदम गवर्नमेंट के लोग स्टैटिस्टिशियंस बन जाते हैं और एकदम वो सड़क वाले लोग बन जाते हैं। ओ जी देखें हमने किया, ये हुआ, देखो हमने कॉज किया। सो ऑलवेज बी वेरी केयरफुल जब आपके पास कॉज वाली कोई चीज आती है। ठीक है, मुमकिन है उससे हो रहा हो, मुमकिन है ना हो रहा हो। तो इन चीजों को कंफाउंडिंग फैक्टर्स कहते हैं। ओके, एक स्टडी हुई थी, कॉफी पे आते हैं जरा। एक स्टडी हुई थी, लेट मी ऐड अ न्यू पेज। एक दफा एक स्टडी की गई, जस्ट गिव मी अ मिनट। या हाँ, सो अमेरिका में एक इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इनकी एक स्टडी हुई थी एक दफा, और वो स्टडी थी डाइट पे कि आप क्या खाते हैं और आपकी हेल्थ फिर कैसे अच्छी होती है बुरी होती है, इस तरह की स्टडी थी। इस स्टडी में उन्होंने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, बहुत सारी चीजें अखज़ की, लेकिन एक जो चीज, बहुत सारी चीजों के अंदर से एक जो चीज थी वो थी कॉफी के इफेक्ट पे, कि कॉफी से हेल्थ अच्छी होती है या नहीं होती। ठीक है, इस स्टडी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी ये होता है जिसमें आप लोगों को बस ऑब्जर्व करते हैं ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी इस तरह से देख लें, आपके पास एक ग्रुप है उन लोगों का जो कॉफी पीता है, और एक और ग्रुप है उन लोगों का जो कॉफी नहीं पीता। वो उस ग्रुप के लोग कॉफी नहीं पीते। आपने कुछ करना नहीं है, आपने बस इन लोगों को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व से अब ये मतलब है कि इन्होंने क्या किया, आई थिंक इन्होंने 12 सालों के लिए इन्होंने कॉफी ड्रिंकिंग वाले ग्रुप में जो लोग थे ना, उनकी हेल्थ को ट्रैक किया। जो भी तरीका था हेल्थ को ट्रैक करने का, उनकी आई डोंट नो बॉडी मास इंडेक्स, आई डोंट नो, हेल्थ के जो भी तरीके हैं। ठीक है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, पर उनकी हेल्थ को देखा किसी ना किसी तरीके से। इसी तरह 12 साल नॉन कॉफी वाले ग्रुप को भी, उनकी हेल्थ को भी ट्रैक किया। फॉर एग्जाम्पल, कितनों को हार्ट अटैक हो गए, कितनों को नहीं हुए, कितने उनमें से फौत हो गए, कितने नहीं फौत हुए। ठीक है, एंड सो ऑन। कितनों को डायबिटीज हो गई, कितनों को नहीं हुई, एंड सो ऑन। कई चीजें हो सकती थी। ठीक है, स्टडी ने ये शो किया जी, स्टडी ने ये शो किया कि जो कॉफी पीते थे लोग, मैं लिख देता हूं, स्टडी ने ये शो किया, कॉफी ड्रिंकर्स डाइड अर्ली, और जो नॉन ड्रिंकर्स थे वो बाद में फौत हो रहे थे जनरली ओवरऑल। क्या पता लगा, बताएं जी, नतीजा अखज़ करें। कॉफी और अर्ली डेथ्स में कॉफी हेल्थ के लिए बैड है। कॉफी ड्रिंकिंग इफेक्ट ऑन एज। सर हिडन फैक्टर है।
एक सेकंड जी, कुछ लोगों ने तो नतीजा अखज़ कर दिया है, कॉफ़ी हेल्थ के लिए बैड है, ये कहा गया है, कॉफ़ी इज़ बैड फॉर हेल्थ। ये आई थिंक 2 लोगों ने कम से कम कहा है, बाकियों ने दिल में रखी हुई बात, कहा नहीं। जी अभी हम कॉज तो नहीं कर एसोसिएटेड विद अर्ली डेथ, एसोसिएशन हो सकती है, डायरेक्ट कॉज भी नहीं हम कह सकते। आप लोग अब ये कह रहे हैं, आप लोग ये कहते हैं कि कॉफ़ी इज एसोसिएटेड ओके विद बैड हेल्थ। ठीक है, ये दिस इज सेफर थिंग टू से जो ब्लू में है। ओके फाइन। अच्छा, किसी ने ये भी कहा था वो कंफाउंडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं, मुझे बताएं क्या हो सकते हैं। सर क्या पता हो 12 इयर्स के जो बीच में कुछ और भी उनकी डाइट हो जो कि उनको लीड कर दे अर्ली डेथ। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। सो कंफाउंडिंग फैक्टर्स पे छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट कंफाउंडिंग फैक्टर्स जो आपके रिजल्ट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं, आपके नतीजे कंफ्यूजिंग हो रहे हैं। इससे कंफाउंडिंग फैक्टर्स इस किस्म के हो सकते हैं कि आपके जो इनफैक्ट ये थे, ये एसोसिएशन नजर आई कॉफी ड्रिंकर्स की एक एसोसिएशन थी स्मोकर्स के साथ भी। यानी वो लोग जो कॉफी पीते थे जनरली वो स्मोकिंग भी ज्यादा करते थे। हर एक की बात नहीं हो रही, जनरली एसोसिएटेड थे ये लोग। ठीक है, इसी तरह जो कॉफी ड्रिंकर्स थे उनकी एक एसोसिएशन थी, जो कॉफी ज्यादा पीते थे वो अल्कोहल भी ज्यादा पीते थे। एसोसिएशन थी इनमें, ठीक है, जनरली। और जो कॉफी नहीं पीते थे वो स्मोकिंग भी कम करते थे, वो अल्कोहल भी कम लेते थे। ये आपके कंफाउंडिंग फैक्टर्स आने लगे हैं अब। ठीक है, जब इन्होंने इसी स्टडी में जब इन्होंने सिर्फ उन लोगों की बात की, जब इन्होंने देखे कि नॉन स्मोकिंग, नॉन ड्रिंकिंग कह दूं, ड्रिंकिंग से आप समझ जाएंगे कि अल्कोहल की बात हो रही है। ऊपर लिख देता हूं अल्कोहल ड्रिंकिंग, क्योंकि कॉफी तो ये पिएंगे भी। नॉन स्मोकिंग, नॉन अल्कोहल ड्रिंकिंग कॉफी ड्रिंकर्स, ये आप समझ गए कौन से लोगों की बात हो रही है। अब ये ग्रुप कौन सा है, क्या 3 खासियतें हैं, खुसूसियात इस ग्रुप में, बताइए मुझे क्या है। ये लोग क्या करते हैं, ये कॉफी पीते हैं। जब इनको देखा गया और उनके मुकाबले में नॉन स्मोकिंग, नॉन अल्कोहल ड्रिंकिंग, नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, यानी कॉफी भी नहीं पीते थे, जब इन 2 ग्रुप्स को देखा गया, इन 2 ग्रुप्स में अब फर्क कहां पे है। इन दो ग्रुप्स में फर्क सिर्फ यहां पे है, एक कॉफी पीता है और एक कॉफी नहीं पीता। वो जो कंफाउंडिंग फैक्टर थे ना, वो मैंने कंट्रोल कर लिया उनको। मैं अब सिर्फ कॉफी पीने और कॉफी ना पीने, सिर्फ इस इफेक्ट को देख रहा हूं, आइसोलेट कर लिया मैंने। बाकी चीजें अब कोई रोल प्ले नहीं कर रही। जब मैंने इधर देखा तो स्टडी ने शो किया कि these people died early and they lived longer. यानी इवन ये तो चले, अब हम सब लोग मान गए कि कॉज की तो बात नहीं करनी चाहिए थी, एसोसिएशन की बात करनी चाहिए थी।
इवन देन जब आप एसोसिएशन की बात भी करते हैं तो हिडन फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंफाउंडिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करना या कंट्रोल कर लेना। एलिमिनेट तो नहीं कर सकते ना, जो आप तो लोगों को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, आप तो लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कॉफी वाले लोग थे, ये नॉन कॉफी वाले लोग थे। उस ऑब्जर्वेशन में भी जब आपने पहले नतीजा अखज किया कि कॉफी वाले जो है वो पहले मर रहे थे, देयरफॉर कॉफी इज बैड फॉर हेल्थ, या कॉफी इज एसोसिएटेड विद बैड हेल्थ, बी केयरफुल इवन देन, क्योंकि आपने कंफाउंडिंग फैक्टर्स को साइड पे नहीं किया। जब इन्होंने कंफाउंडिंग फैक्टर्स को साइड पे किया कि वो लोग जिनकी लाइफ हैबिट्स बुरी थी या अच्छी थी, इन चीजों को साइड पे कर दें, हमने सिर्फ कॉफी को देखना है। तो जब एक ही तरह के लोग, उनमें कॉफी और नॉट कॉफी वाला फर्क देखा, तो कॉफी वाले वर लिविंग लॉन्गर एंड देयरफॉर दे कंक्लूडेड कि कॉफी कैन हेल्प योर हेल्थ। ये कंक्लूजन ठीक था, कॉफी कैन हेल्प योर हेल्थ। ये कंक्लूजन ठीक है अगर मैं कहूं देयरफॉर कॉफी कैन हेल्प? नो सर। क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए फिर? देखिए सर, वो एज पे भी तो डिपेंड करता है कि वो आखिरी 12 साल मतलब या यूथ के 12 साल, ये काफी चीजें आती हैं इसमें। चले सब कुछ कर भी लें, तब भी स्टैटिस्टिकल स्टडी करने के बाद अगर मैं ये कहूं कॉफी कैन हेल्प, ये मुझे कहना चाहिए? नो, मुझे कहना चाहिए कॉफी इज एसोसिएटेड विद गुड हेल्थ। आगे तुम्हारी मर्जी, ये एक्सपर्ट्स को कहने दें, कैन, डज, कॉजेज, ये उन्हें कहने दें। हमारा काम है एसोसिएटेड, ठीक है? आपने कोरोना की वैक्सीन आई हुई है, आप में से किसी के जानने वाले को एडमिनिस्टर हुई कोरोना की वैक्सीन? नहीं सर। किसी को नहीं? क्या सर? कोरोना की वैक्सीन, कोविड-19 की जो वैक्सीन है। यस सर, जानने वालों को हुई थी सर। जानने वालों वो हेल्थ, ठीक है, हेल्थ वर्कर है तो इसलिए। ठीक है, ग्रेट। अगर आपने ये सवाल हल करना हो, ये देखें ये आपके अब करीब आ गई है, स्टेटिस्टिक्स आपके करीब आई हुई आजकल। ये जो भी, मुझे उस वैक्सीन का नाम नहीं पता, मैं लेट्स कॉल इट कोविड-19 वैक्सीन, ठीक है? इस कोविड-19 वैक्सीन इफेक्टिव? फॉर एग्जांपल, ये वैक्सीन पहले दिन क्यों नहीं आ गई? कई महीने लगे लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्यों? बन तो गई थी, लोगों तक पहुंचाने के लिए कई महीने क्यों लग रहे हैं? क्या लगता है आपको? सर वो मुख्तलिफ लोगों को एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद रिजल्ट निकाल के फिर वो आगे कायम करेंगे। एब्सोल्युटली। और कौन से सवाल का रिजल्ट निकाला है उन्होंने? Is this vaccine effective? एब्सोल्युटली, ये जो सवाल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे निकाला होगा? कुछ तो साइंस देखी होगी, फिर कुछ ना कुछ सैंपल और इस तरह स्टडी की होगी। तो ये तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप शायद, क्योंकि अब आप अवेयर हो गए, मे बी आप कोई मैगजीन पढ़ें, कोई ब्लॉग पढ़ें, इंटरनेट पे कोई चीज़ देखें, मे बी आप अखबार में अखबार में भी ये स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ आई होती हैं, तो मे बी कोरोना की जो स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ हुई हैं, मे बी वो आप देखें। मैं आपको लेकिन एक हिस्टोरिकल स्टडी, क्विकली हिस्टोरिकल स्टडी में बताना चाह रहा हूं कि कोरोना से पहले भी तो एक एपिडेमिक था, और वो था पोलियो, जो कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में कंप्लीटली इरेडिकेट हो गया, लेकिन चंद मुल्कों में अभी भी है। पाकिस्तान में है, शायद अफगानिस्तान में भी है, मैं कहीं गलत ना कह दूं, मे बी नाइजीरिया,
आई एम नॉट श्योर, पर बहुत कम जगहों पे अभी भी ये है, ठीक है। और तो पोलियो की जो इरेडिकेशन हुई बाकी दुनिया में, पोलियो को इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों को पैरालाइज कर देता है या उनके किसी बॉडी पार्ट को पैरालाइज कर देता है। पोलियो की भी वैक्सीन बनाई गई थी और 1954 में अमेरिका में एक ट्रायल किया गया। 1954 में एक वैक्सीन थी पोलियो की, जिस बंदे ने बनाई थी उसका नाम था, आई डोंट नो प्रोनाउंस कैसे होगा, सॉक होगा या सॉल्क होगा, लेट्स कॉल हिम सॉल्क। सो सॉल्क उस बंदे का नाम था और तो उसे सॉल्क वैक्सीन कहते थे। और 1954 में सॉल्क वैक्सीन ट्रायल्स हुए थे अमेरिका में, ये देखने के लिए कि सॉल्क की वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है। अगर है इफेक्टिव तो दे दो। देखें, एपिडेमिक जब होगा तो पूरी पॉपुलेशन, इस वक्त दुनिया में आई डोंट नो 7 अरब से ज्यादा लोग होंगे। जब आप बात करते हैं ना वैक्सीन की, तो आपने अब 7 अरब से ज्यादा लोगों तक ये वैक्सीन देनी है, सबको देनी है, तभी कहीं जाके ठीक होगी ना चीज। तो उस वक्त भी ये था कि ये इफेक्टिव है, मतलब आप सोचें कितना जरूरी होगा ये डिटरमिन करना कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, ये लोगों को पागल तो नहीं कर देगी, ये लोगों को और खराब तो नहीं कर देगी, ये लोगों को मार तो नहीं देगी। ये तो हो गया नुकसानदेह। दूसरा, इसके देने से हो सकता है ना कोई नुकसान हो ना कोई फायदा। अगर फायदा ही कोई नहीं होना तो फिर हम इतने पैसे क्यों खर्च करें, इतनी मेहनत क्यों करें। तो आप समझ रहे हैं कि ये ट्रायल कितना जरूरी है। सडनली आपको प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स की शायद जरूरत समझ आने लग जाए कि कितना जरूरी है चीजों को सही तरह से आंसर करना। अच्छा, अब जब इस तरह के ट्रायल आप करते हैं, और जिस तरह पहले एक जवाब आया था कि स्मोकिंग अच्छी है या बुरी है, तो किसी ने कहा कि आप स्मोकर से पूछ लें। तो इधर भी अगर मैं ट्रायल में एक खास किस्म के लोगों को वैक्सीन दे दूं जिन्होंने वैसे ही ठीक हो जाना था, या जिनको पोलियो होनी नहीं थी, जिनको पोलियो ने इफेक्ट ही ज्यादा नहीं करना था, उनको दे दूं मैं वैक्सीन और कहूं देखें यार कितनी इफेक्टिव है। तो आप समझ रहे हैं ये चीजें बड़ी जरूरी हैं इस तरह के इश्यूज को डिसाइड करना। तो ये वाला ट्रायल हुआ और इस ट्रायल की मैं आपको इसका पहले तरीका बता देता हूं कि ये स्टडी किस किस्म की थी। इसका सिर्फ नाम लिख देता हूं क्योंकि अब हर ट्रायल इसी किस्म का होता है। इट वॉज डबल ब्लाइंड, इट वॉज अ डबल ब्लाइंड और ये सारी टर्म्स हम बारी बारी इनको मैं अभी समझा दूंगा आपको। रैंडमाइज्ड, वॉज अ डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड placebo controlled study. Let me explain all of these terms. इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बच्चे सेलेक्ट किए, ठीक है, कोई आई थिंक इन्होंने कोई इवेंचुअली कुछ 4 लाख के करीब बच्चे थे। आधे बच्चे जो है ना उनको डाल दिया इन्होंने ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में, 2 लाख बच्चों को, और 2 लाख बच्चों को इन्होंने डाला एक और ग्रुप में, उसे कहा कंट्रोल ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप वो है इनको वैक्सीन दी गई, दे गॉट द वैक्सीन। इनको वैक्सीन तो नहीं दी गई, इनको प्लेसिबो दिया गया, और वो एक सेलाइन सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल वही जो मैंने नहीं कहा था पानी में नमक डाल के दे दिया, ये वो था। और इसको मैं बताता हूं कि ये क्यों ये किया है, ये और उनको बताया नहीं गया था। ये ब्लाइंड वाला पार्ट है
कि एक बच्चे को, दोनों किस्म के जो बच्चे थे उनको मैंने टीके लगाए हैं, वैक्सीन दी है, उन्हें यही पता है कि मुझे वैक्सीन दी गई है। ट्रीटमेंट वालों को भी पता है मुझे वैक्सीन दी गई है, कंट्रोल वालों को भी पता है मुझे वैक्सीन दी गई है। असल में इन लोगों को वैक्सीन नहीं दी गई थी, इनको आपने बस, इसे कहते हैं प्लेसीबो, ठीक है। प्लेसीबो का आइडिया ये है, समटाइम्स द idea of getting treatment, sometimes the idea of getting treatment can produce good results. That's just how the human body works, that's just how the human mind works. आप नोट करें, आप लोग इंडिविजुअली अपने आप को देख लें, आप लोगों का एक खास ट्रस्ट होता है, या अपने किसी पेरेंट में, या अपने किसी रिश्तेदार में, या अपने किसी करीबी या फेमिलियर डॉक्टर से, कि आप हमेशा जब बीमार या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसके पास जाते हैं। और नोट कीजिएगा कि कभी अगर ऐसा मौका आ जाए कि आपके पास वो बंदा नहीं था और आपको किसी और के पास हेल्प लेनी पड़ी, तो आपको एक परेशानी सी हो जाती है। कई लोग आते हैं, मसलन अगर कोई गांव में रहता है बंदा और वो शहर में काम करने आता है, अब गांव में उसका एक किसी खास मे बी डॉक्टर से, या मे बी किसी हकीम से, या मे बी किसी रिश्तेदार के साथ उसने सारी जिंदगी देखा कि यार मुझे जब प्रॉब्लम होती है मैं इसके पास जाता हूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ, और अब वो शहर में काम कर रहा है, उसको वो ट्रस्ट भी डेवलप ही नहीं हुआ किसी के साथ। सिर्फ अपने बंदे के पास चले जाना, उसके दफ्तर में बैठ जाना, वही आपकी आधी तकलीफ कम कर देता है कि यार अब मैं ठीक हो जाऊंगा, आपके माइंड की एंजाइटी कम हो जाती है। सो कई दफा दिस आइडिया ऑफ गेटिंग ट्रीटमेंट कैन प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। अस्पतालों में ये बड़ा कॉमन है, लोग आते हैं, उनको लोग ये सेलाइन सोल्यूशन दे देते हैं डॉक्टर्स जो है, और बंदा एकदम ठीक फील करने लग जाता है। कई दफा डॉक्टर सिर्फ आपके कंधे पे हाथ ही रख देना, वो यही काफी हो जाता है, आधी बीमारी वहां खत्म हो जाती है, ठीक है। अब ये बताएं कि ये जो प्लेसीबो इफेक्ट है, क्या ये मेरे एक्सपेरिमेंट को खराब नहीं कर देगा? जो मैं जानना चाह रहा हूं कि वैक्सीन इफेक्टिव थी, कैन एनीवन टेल मी? सही तो कंट्रोल ग्रुप है, इन्हें तो कुछ नहीं पता। पॉइंट इज, मैं किसके इफेक्ट को देखना चाह रहा हूं कि वैक्सीन ठीक करती कि नहीं करती। जिनको ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, जिनको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको आप वैक्सीन दे रहे हैं, पर आप सिर्फ वैक्सीन नहीं दे रहे, आप उनको आइडिया ऑफ वैक्सीन भी तो दे रहे हैं कि आपको वैक्सीन लग गई है। अगर खुदा ना खास्ता नहीं, अल्लाह करे ऐसे ही हो कि आइडिया से भी लोग ट्रीट हो जाएं, लेकिन मेरे लिए तो ये अच्छी चीज नहीं है। मैं तो सिर्फ वैक्सीन देखना चाह रहा हूं, वैक्सीन ठीक कर रही कि नहीं कर रही। जिनको मैं टीका लगा रहा हूं, अगर वो प्लेसीबो इफेक्ट भी बीच में आया हुआ है, मैं उसको कंट्रोल करना चाहूंगा। इट्स अ कंफाउंडिंग फैक्टर, ठीक है। इसलिए आप प्लेसीबो कंट्रोल्ड स्टडी करते हैं। ये एक टर्म मैंने डिफाइन कर दी यहां पे कि प्लेसीबो कंट्रोल्ड स्टडी ये होती है। चलें ठीक है, बाकी फिर इंशाल्लाह अगली दफा करते हैं।